जयपुर से खबर है, जहां वेतन नहीं मिलने पर रोडवेज के एजेंसी चालकों का कार्य बहिष्कार देखने को मिला है। हनुमानगढ़ आगार में 3 माह से नहीं मिला है वेतन। राजस्थान रोडवेज में लगे एजेंसी चालकों ने कार्य बहिष्कार किया है, जिसके चलते सुबह 10 बजे तक 10 से अधिक बसें नहीं चली है। रूट से आ रहे चालक भी आगार आते ही बसों को डिपो में खड़ा कर रहे हैं। वेतन के लिए चालक लगा चुके हैं मुख्य प्रबंधक रोडवेज मुख्यालय कलेक्ट्रेट से गुहार, लेकिन कहीं से नहीं मिली है कोई भी राहत, तो किया संचालन का बहिष्कार। आज वेतन नहीं मिलने पर 2 बड़ी चेतावनियां दी गई हैं। कल सीकर बीकानेर जोन के सभी आगारों में वाहन संचालन नहीं करने की घोषणा की गई है। बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। आज बसों का संचालन नहीं किया गया है। आज वेतन नहीं मिला तो आगे भी संचालन नहीं होगा, ये बड़ी चेतावनी दे दी गई है। कल सीकर बीकानेर जोन के सभी आगारों में वाहन संचालन नहीं करने की घोषणा की गई है। धौलपुर से खबर आईएएस निवृत्ति अब हद सोमनाथ का कमाल देखने को मिला। खंडहर पड़े भवनों को बना दिया युवाओं के सपनों का पाठशाला। एक अच्छी पहल, एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है आईएएस की तरफ से। 78 जर्जर सरकारी इमारतों में गूंज रही पढ़ाई की आवाज। करीब 5000 युवाओं को मिल रहा मुफ्त तैयारी का प्लेटफॉर्म। डिजिटल संविधान घरों में कंप्यूटर से लेकर स्मार्ट टीवी तक की सुविधा है। 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक पहुंची आईएएस की अनूठी पहल। खाली पड़े भवनों का इस्तेमाल बदला, युवाओं के भविष्य को मिली है नई उड़ान। धौलपुर की ये पहल बनी है सरकारी संसाधनों के लिए बेहतर इस्तेमाल की मिसाल। झुंझुनू के चिड़ावा से खबर है, जहां चिड़ावा में संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती का विरोध किया गया है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। उपखंड कार्यालय के सामने किया गया है प्रदर्शन। 24,752 सफाई कर्मियों की संविदा भर्ती का विरोध किया गया। स्थायी नियुक्ति के आधार पर भर्ती करने की मांग उठाई गई है। परंपरागत सफाई कर्मियों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। 1 वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता हटाने की मांग की गई है। स्वायत्त शासन मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। राजस्थान वाल्मीकि सफाई कर्मी यूनाइटेड फोरम के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। चिड़ावा से जानकारी हम आपको साझा कर रही है, जहां पर देखिए सफाई कर्मियों का प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। सफाई कर्मियों की भर्ती का विरोध यहां पर किया गया है। संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती का विरोध किया गया है। अभी हाल ही में सरकार ने जो संविदा सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली है, उसके विरुद्ध हमारी ये मांग है, वाल्मीकि समाज की मांग है कि ये संविदा में ना होकर के डायरेक्ट भर्ती हो। और ये जैसे 5 साल की कर रखी है, तो 5 साल की ना करके सीधी भर्ती हो और नियुक्ति हो। प्लस ये अनुभव जो लगा रखा है, तो इसमें हमारे वाल्मीकि समाज को अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रेंड रहते हैं। बच्चे जैसे ही युवा होते हैं वो अपने आप काम पे चले जाते हैं, तो उनको तो ट्रेनिंग पहले से अपने आप ही हो जाती है, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं होती है, तो आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन का फॉर्मूला लागू करने पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है और इसी पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से बातचीत की है। पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने, आप भी सुनिए। देखिए साक्षी, कल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मैं उन सभी का जिक्र यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला जो राजस्थान के लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित होगा, वह था 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत निकाय और पंचायत दोनों चुनावों को संपन्न कराने की घोषणा। और कल कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार की मंशा साफ है, निकाय और पंचायत के चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत कराए जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत दोनों यानी कि शहरी और निकाय चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं।
तो मैं पहले भी जब मैं दर्शकों से मिला था तो मैं अब रूबरू हुए थे साक्षी, तो मैंने कहा था कि 1952 से लेकर अगर हम लगातार नजर डालें तो किस तरह भारत का लोकतंत्र परिपक्व होता गया है। अब याद करिए 1952 का वो चुनाव, जो पहला चुनाव था, 489 सीटों पर चुनाव हुए, हमारे पास कुछ नहीं था। एक हर प्रत्याशी का अलग अलग पेटी बनाई जाती थी, उसका चित्र लगाया जाता था, उसका चुनाव चिन्ह लगाया जाता, तब हम मतदान करते थे। और उस वक्त बताइए, अब 3,80,000 रीम कागज खर्च हुआ, 16,500 कार्यक्रमों को 6 महीने का अनुबंध पर लिया गया, लेकिन तब भी भारत ने वो इतिहास रचा, हम सफल लोकतंत्र की तरफ बढ़े। मेरे साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, उनसे बात करते हैं। अविनाश जी, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। कल एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आपके कैबिनेट में लिया है, किस तरह चुनाव कराने जा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी क्या बीते 2.5 साल का कार्यकाल देखें तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के इतिहास में लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा अवसर है प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए, उन मतदाताओं के लिए जो हर 3 साल में हर साल पंचायत राज के हो, नगर निकाय के चुनाव हो, चुनाव में जाते हैं। सरकारी मशीनरी का, पैसों का, समय का फिजूल खर्ची भी बहुत होती है। लेकिन जब हम सत्ता में आए तब हमने कहा था पहले ही बजट में कि हम आने वाले समय में 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से मोदी सरकार ने भी कहा है कि हम निकट भविष्य में संभावना ये तलाशी जा रही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। हमने जो वादा किया था उस पर हम लोग पूरा हमने होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद में उस पर कार्रवाई हुई, और चूंकि राजस्थान में 3 साल में लगातार चुनाव होते रहे हैं, उसी को देखते हुए हमने ये कहा है कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे। और कुछ समय पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बाद में ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको तय करते हुए राजनीतिक पार्टियां हो या सरकार हो चुनाव करवाएं। हमने ओबीसी की कमीशन की स्थापना की। ट्रिपल टेस्ट का पहला सिस्टम वो था। उसके बाद घर घर जाके सर्वे हुआ ओबीसी कमीशन के द्वारा, उसकी रिपोर्ट सरकार को मिली, वो दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप है चुनाव करवाना। अब चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए कार्यक्रम जब भी डिक्लेयर करेगा, सरकार पूरी तरीके से तैयार है, तो ये राजस्थान के लिए बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन, जो पूरे देश में राजस्थान पहला स्टेट बनेगा जहां 1 स्टेट 1 इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की उस विल पावर को दर्शाता है। जो हमने वादे किए हैं उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जो राजनीतिक आधार पर ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिले, उसके लिए उन्होंने लगातार बयानबाजी भी की। उनके ओबीसी के चूंकि वो खिलाफ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हो या कांग्रेस पार्टी हो, एक मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर इतने साल तक उन्होंने राज कर लिया। लेकिन जब जनता को समझ आया कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और इसमें जाति धर्म के आधार पर कांग्रेस भेदभाव करती है, लेकिन उसके बाद जब प्रदेश की देश की जनता ने समझा और मोदी जी को जब अवसर मिला, उसके बाद में कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा है। कांग्रेस लगातार दुर्गति की ओर जा रही है, वोट बैंक के मामले में भी, और समाज में उसकी जो इज्जत है वो भी लगातार नीचे गिर रही है। अब चूंकि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन जा रहे हैं और पंचायत राज के, नगर निकाय के आने वाले निकट भविष्य बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। लगता है 15 अगस्त के बाद में कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। एक पारदर्शी प्रक्रिया के साथ में हम चुनाव कराएंगे। और राजस्थान को ये जो बहुत सारी स्कीम में, बहुत सारे कार्यक्रम में राजस्थान देश में नंबर 1 है। आज चुनाव के मामले में भी हम पंचायत राज, नगर निकाय के चुनाव साथ करवा करके राजस्थान को ऐतिहासिक अवसर हम लोग उन मतदाताओं को दे रहे हैं जिनकी अपेक्षा इस सरकार से बनी हुई थी। विपक्ष लगातार एक बात कहता रहा था कि आप चुनाव इसलिए डिले कर रहे हैं कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आप ये दावा कर रहे थे कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा इसलिए देर हो रही है या फिर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वजह से देर हो रही है। लेकिन विपक्ष आज भी यही राग अलाप रहा है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि आपने जो जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था को भी आपने डिस्टर्ब किया, यानी कि आपने कानून का उल्लंघन किया है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब इन कांग्रेस अपने आप को समझदार मानती है तो उनको पहले ये समझदार दिखानी चाहिए कि जब सरकार ने कह दिया कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाएंगे, बहुत सारे नगर निकाय के, बहुत सारे नगर पालिकाओं के, बहुत सारी ग्राम पंचायतों के, बहुत सारे प्रधान के, बहुत सारे जिला परिषद के अंतिम कार्यकाल है वो नवंबर 2026 में खत्म होने वाला है। किसी भी संस्था का आप कार्यकाल पहले नहीं कर सकते हो। जब उसका 5 साल का कार्यकाल संविधान में दिया वो खत्म होगा, उसके बाद ही चुनाव हो सकता है। तो जब लगातार 3 साल तक चुनाव होते रहे,
2024 में हुए, 2025 में हुए, 2026 में ये चुनाव होने थे। लेकिन जब हमने ये कहा है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे, एक साथ कराएंगे, जिससे समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और सरकारी अधिकारियों को काम करने में आसानी रहेगी, तो लगातार 3 साल की जो चुनाव प्रक्रिया थी उसको हमने मुश्किल से 2 या 2.5 महीने में लाए हैं, ताकि हम लोग 2-2.5 महीने में पूरे चुनाव करवा दें। तो फिर उसके बाद प्रदेश का जो रोड मैप है डेवलपमेंट का, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था, वन स्टेट वन इलेक्शन का संकल्प भी था और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव करना, ये सामूहिक परिस्थिति इसलिए बनी थी। लेकिन फिर भी हमने ऑनरेबल कोर्ट का सम्मान रखते हुए हमने जो वादे किए थे उस पर हम लोग खरा उतर रहे हैं। अब जल्दी ही राजस्थान में चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। लॉटरी की प्रक्रिया अभी शुरू होगी और साथ ही मेरा सवाल ये भी रहेगा अविनाश जी, कितने तैयार हैं हम, क्योंकि अब पूरी एक साथ मशीनरी होगी, एक साथ चुनाव होंगे तो ह्यूमन पावर ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स डिप्लॉय भी करने पड़ेंगे, तो उस लिहाज से कितना तैयार है? देखिए, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जैसा चुनाव आयोग कार्यक्रम डिक्लेयर करेगा उस तरीके से हम तो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय हो या जिला परिषद पंचायत के चुनाव, सब पूरी पारदर्शी तरीके से राजस्थान में होते रहे हैं। और इस बार भी हम लोग पूरी संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश है, हमारी जो शासन प्रशासनिक व्यवस्था है, हम लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर के एक बहुत बेहतरीन इंतजाम करेंगे, जिससे प्रदेश के मतदाताओं के मन में जो एक धारणा बनी है कि राजस्थान सरकार 2.5 साल में जो मुख्यमंत्री ने काम किया है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है और एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से काम हो रहे हैं, वो इस चुनाव के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जनता का जनादेश सर्वोपरि है और हम लोग ना चुनाव आयोग को कभी क्लेम करते हैं, ना ईवीएम को क्लेम करते हैं, ना ईडी सीबीआई को क्लेम करते हैं, ना प्रशासन को हम करते हैं। हम तो जनता को मानते हैं, जनता जो जनादेश देती है उसको ही सर्वोपरि मानते हैं। ये थे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान की धरा पर एक इतिहास रचा था जब पंचायती राज की स्थापना राजस्थान हुई थी। अब एक दूसरा इतिहास रचने जा रहा है जब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप परमार के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। बड़ी जानकारी। बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल बेंगलुरु जाएंगे। बता दें, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बेंगलुरु दौरा रहने वाला है, जहां प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिसको लेकर देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सीएम का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर वह प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात करेंगे। तो कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बेंगलुरु दौरा रहेगा, जहां पर वह प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, कल मुख्यमंत्री का बेंगलुरु दौरा रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल बेंगलुरु जाएंगे। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन है बेंगलुरु में। और देखिए, लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हो या फिर राजनीतिक राजस्थान हो, लगातार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा फोकस कर रहे हैं कि कैसे कर्म भूमि से मातृभूमि के उस राजस्थानी जुड़े। क्योंकि आप देखिए, दुनिया भर में, केवल हिंदुस्तान के राज्यों में नहीं बल्कि दुनिया भर में राजस्थानी अपने दम पर, अपने कर्म के दम पर, अपने कौशल के दम पर एक परचम फहराया हुआ है। सीएम चाहते हैं कि वो अपना व्यवसाय रखें लेकिन अपनी मातृभूमि वापस आए, जुड़े, यहाँ भी अपने व्यवसाय उद्योग धंधे शुरू करें, ताकि राजस्थान भी विकसित राजस्थान बने, उसमें प्रवासी राजस्थानी अपना अहम रोल अदा कर सकें। इसी कड़ी में कल बेंगलुरु में होने वाले प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत करेंगे, उनका उद्बोधन आएंगे और एक बार फिर वो आमंत्रित करेंगे, आइए अपनी धरती पर और यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करिए। क्योंकि राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए न केवल सुविधा उपलब्ध करा रही है, बल्कि सिंगल विंडो के तहत तमाम आप उद्योग लाना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हो, तो प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा। जी शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार, अधिक जानकारी देने के लिए। भजन लाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर लिए गए फैसले पर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कोर्ट की फटकार के बाद सरकार चुनाव कराने जा रही है। जूली ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव में 1 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है, जिससे करोड़ों रुपए का बजट लैप्स हो गया है।
उन्होंने आगे कहा कि अब चुनाव कराने के लिए वन स्टेट वन इलेक्शन का परसेप्शन लाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास चुनाव में जाने के लिए मुद्दे ही नहीं हैं। जूली ने विधानसभा सत्र में सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की बात कही। पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद कल भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुछ फैसले भी लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात थी वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर चुनाव करवाने की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो निकाय पंचायत चुनाव का काफ़ी इंतजार किया जा रहा था, कल जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर चुनाव करवाए जाने की मंजूरी मिली है, फैसला लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक एजेंडा इन लोगों ने सेट कर रखा था, वन स्टेट वन इलेक्शन। इलेक्शन कराए क्यों? अब तक जो स्थिति इन लोगों की बनी, तो आपकी तो स्थिति ये थी कि हम इलेक्शन ही नहीं कराएं। अब तो मजबूरी हो गई। ये जो कोर्ट की जो बात आ रही है ना, कोर्ट में हम गए हैं, कांग्रेस के लोग गए हैं, तब कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। कोई स्वतः संज्ञान लेके ये इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जो लोग चुनाव ही नहीं कराना चाहें, खुद मुख्यमंत्री जी के जिले में जिला प्रमुख का पद खाली हुए 3.25 साल हो गए, वहाँ उपचुनाव नहीं कराए, उप जिला प्रमुख को चार्ज तक नहीं दिया, तो ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं क्या? ये तो मजबूरी है। मैं तो कह रहा हूँ, अब भी क्यों करा रहे हैं चुनाव? नहीं कराते। कितना हजारों करोड़, 3,000 करोड़ का नुकसान हो गया पंचायतों का। जनप्रतिनिधि चुन के आते, जनता की बात उठाते। आज बरसात हो रही है, कोई एक जनप्रतिनिधि के पास इतनी पावर नहीं है कि कोई जेसीबी बुला के पानी तो निकलवा दे, या कहीं खड्डा हो गए तो 2 ट्रॉली मिट्टी तो डलवा दे। ये तानाशाही नहीं है क्या? डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश नहीं है क्या? गुमराह करते हैं ये लोग। कोर्ट की फटकार लगी, 2 मिनट में ओबीसी की रिपोर्ट आ गई। अब तक क्यों नहीं आई भाई? ओबीसी आयोग में तो लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन की जो चुनाव करवा रहे हैं, इस अवधारणा पर अगर चुनाव करवा रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी तक ये भी कहा गया था व्यक्ति द्वारा कि सरकार एक साथ चुनाव करवा ही नहीं सकती, लेकिन अब एक साथ चुनाव होंगे, तो ये इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो क्या कहेंगे? या फिर कुछ ये भी कितने चरण कराएंगे इनके भी? कोई एक दिन में चुनाव नहीं हो रहे हैं, अलग अलग चरण बनाएंगे। ये एक परसेप्शन सेट करते हैं जनता के अंदर कि देखो साहब, रोज आचार संहिता लग रही है। कितनी आचार संहिता लगती है और कितनी सी आचार संहिता रहती है? नगर पालिका आचार संहिता क्या फर्क पड़ता है? ये तो खुद जो है आचार संहिता लगने के बाद में मंत्री तक बना देते हैं, तब आचार संहिता बच कहाँ गई? चलते चुनाव में जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको मंत्री की शपथ दिला देते हैं, तो आचार संहिता से क्या फर्क पड़ रहा है आपके? जनता को तो आप यही कह रहे हो ना कि भाई आचार संहिता लगती है, बार बार जो है डिस्टर्ब होता है और लोगों का विकास कार्य रुकता है। तब तो सब कुछ रुक गया। जब तो कम कैसे बचेगा? चुनाव तो कराने ही है, अब कैसे पैसे बचेगा? वो तो मशीन उतनी तब लगनी थी उतनी अब लगेगी, अधिकारी उतने जब लगने थे उतने अब लगेंगे। कहाँ पैसा बल्कि ज़्यादा और खर्च होगा। पहले तो वही मशीनें इधर काम आ जाती, इधर से उधर आ जाती, अब तो और ज़्यादा एक साथ मंगानी पड़ेंगी। बिल्कुल। देखिए, और एक सवाल ये भी, अब विधानसभा सत्र आने वाला है, किस तरह की तैयारी है? कल आपने एक जो आपका एक्सपोस्ट है वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग कमर कस ले, किस तरह की तैयारी या उसको चेतावनी समझे? देखिए, परसुताओं की मौत रोजाना हो रही है। परसों भी जो है 3 परसुताओं की मौत हुई है। तो ये जो चल रहा है ये ऐसे चलने वाला नहीं है कि सरकार जवाब ही नहीं दे। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। बच्चे मर रहे हैं, परसुताएं मर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था की क्या हालत हो चुकी है राजस्थान की, ड्रग्स की क्या हालत हो चुकी है, तो जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। ऐसे कोई काम चलने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद थे और विधानसभा सत्र को लेकर भी बताया, और सबसे बड़ी बात वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही है उसको भी जनता के सामने एक जो झूठा परसेप्शन बनाने की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच पे धड़क, जयपुर। जयपुर में आयोजित आवास 2.0 के मंच से उद्योगपति और समाजसेवी रतन कुमार शर्मा ने युवाओं को सफलता और बेहतर भविष्य का मंत्र दिया है, जहां उन्होंने युवाओं से माता पिता पर भरोसा रखने, अच्छी संगत अपनाने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की अपील की है। रतन कुमार शर्मा ने कहा कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि परिवार, समाज और देश के लिए भी होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए
अष्टलक्ष्मी फाउंडेशन के जरिए 5 करोड़ रुपए देने की बात कही। साथ ही जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क भोजन, आवास और पढ़ाई का खर्च उपलब्ध कराने की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि अब तक 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है और आगे भी युवाओं की शिक्षा के लिए हर संभव मदद जारी रहेगी। तो वहीं सच में धड़क संवाददाता ने खास बातचीत की उद्योगपति एवं समाजसेवी रतन कुमार शर्मा से। आप भी सुनिए। आज MNIT में आके बहुत अच्छा लगा, बच्चों लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, और इनको मैं अपने संस्था के बारे में भी बताया हूँ कि अष्टलक्ष्मी फाउंडेशन भी बच्चों लोगों के लिए कर रही है और एक उसमें हम सभी बच्चों को, सभी कोई भी जाति के बच्चों को हम लोग उसके अंदर में शिक्षा निधि के तहत और लोगों को, बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे, करेंगे। ये मैंने आज अनाउंस भी किया है और ये संस्था पहले से चल रही है। सेपिंग फ्यूचर जो है, सेपिंग फ्यूचर 1000 बच्चों को अभी तक स्कॉलरशिप दे चुकी है, जिसमें 100 बच्चे काम में भी लग चुके हैं। 12 लाख से 92 लाख बच्चों तक 92 लाख का पैकेज पा रहे हैं। उसमें अकाउंटेंट, CA, CS, डायरेक्टर, ये सब बनाने के लिए उसमें प्रेरणा लिए लोगों को दी है। और सबसे बड़ी बात है 11 करोड़ रुपया अभी तक उन्होंने खर्चा कर दिया है। 5 करोड़ की राशि मैंने अनाउंस किया है। आज राजस्थान में बड़े उद्योगपति रतन कुमार शर्मा पधारे हैं। आवाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मंच पे मौजूद है सर। कार्यक्रम का जो है आज आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बच्चे ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। 9-10 हज़ार बच्चे रजिस्ट्रेशन हुए हैं इसके अंदर में, और बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे कार्यक्रम में बच्चों का मनोबल बढ़ता है, और इनका जब मनोबल बढ़ेगा तो देश का मनोबल बढ़ेगा, समाज का बढ़ेगा, परिवार का बढ़ेगा। जैसा अभी आपका मैं उद्बोधन सुन रहा था, आप कह रहे थे कि विकसित भारत में हर किसी की भूमिका है, युवाओं की भी भूमिका है। आप एक उद्योगपति हैं, उद्योगपति की भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, ये युवा हमारे देश का भविष्य है, युवा हमारे भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। एक युवा पूरा परिवार को चलाता है, परिवार पूरा समाज को चलाता है, समाज देश को चलाता है। इसलिए युवा ही हमारे लिए सब कुछ है। युवा के मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था कि युवा का उल्टा वायु, उल्टा का है वायु। जब वायु हवा चलती है तो तूफान लेके आ सकती है, अग्नि तो हवा तूफान अग्नि लगती है तो बहुत बड़ा माहौल खराब कर सकती है। इसलिए हमें युवा ही हमारे देश का भविष्य बना सकती है। इन्हीं को हमें साथ में लेके आगे जाना चाहिए, यही हमारा देश का भविष्य है। ठीक है सर, अभी आपने जिक्र भी किया फाउंडेशन का, जो अष्टलक्ष्मी फाउंडेशन वो आपने बनाई है, वो किस तरह से काम करेगी? अष्टलक्ष्मी फाउंडेशन जो आज तक जितनी भी संस्था बनी हुई है उसके अपोजिट में चलना चाह रहा हूँ कि उल्टा चलना है मेरे को जिस लाइन पे वो चल रहे थे उससे अलग हट के कुछ करना है ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण बच्चों लोगों के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए। तो उसके अंदर में हम ये चाहते हैं कि बच्चे लोगों को शिक्षा निधि के तहत उनको आगे बढ़ाएंगे। उनको जो संपन्न परिवार है उनकी बात तो अलग, वो तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन जो बेचारे नहीं हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं पैसों की वजह से, तो उनको हम अच्छे जगह पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं जो 90-95 लाते हैं, लेकिन पीछे से उसकी बेकिंग अच्छी नहीं होने की वजह से ये नहीं हो पाता है। इसलिए हमने अष्टलक्ष्मी ने प्रण लिया है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा नीति के तहत उनको सशक्त और एकदम वो बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है और हम आने वाला समय में अष्टलक्ष्मी बहुत अच्छा काम करेगी। अष्टलक्ष्मी के अंदर में पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है इसके पीछे करने के लिए, क्योंकि जब मैं खुद ही 5 करोड़ रुपया देने की अनाउंस कर रहा हूं, मैं लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं लोगों का साथ मांग रहा हूं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ ज़रूर दूंगा समय आने से कि आप प्राउड फील करोगे, लेकिन आपके पैसे को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अष्टलक्ष्मी का सबसे बड़ा मिशन है कि आपके पैसे के हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रतन कुमार शर्मा उद्योगपति, जिन्होंने बताया अपना विजन कि किस तरह से अष्टलक्ष्मी फाउंडेशन है वो काम करेगा और आज के कार्यक्रम में युवाओं की किस तरह से भूमिका है, उनको किस तरह से जोड़ा जाए और किस तरह से उनका जो है विकास किया जाए। मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।